नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत आज मनोविश्लेषणवाद का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान की एक पद्धति है और जिसके जनक वियना के मस्तिष्क चिकित्सक सिगमंड फ्रायड थे। मनोविश्लेषण के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का श्रेय फ्रायड के शिष्य एडलर तथा कार्ल जुंग को भी दिया जाता है। मनोविज्ञान की प्रारंभिक परिभाषा यह दी गई कि यह मन का विज्ञान है, परंतु आगे चलकर मन का विज्ञान मानने की इसकी जो बात है ये अमान्य हुई, क्योंकि मन की स्थिति विज्ञान सिद्ध नहीं है। अतः मस्तिष्क की विभिन्न क्रियाओं व शक्ति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान कहा गया। फ्रायड के मनोविश्लेषण संबंधी जो सिद्धांत हैं उनका जो विकास करने में एडलर और कार्ल जुंग का तो योगदान था, लेकिन इसके अतिरिक्त फ्रायड के द्वारा जो 1895 और 1900 में लिखी हुई उनकी जो पुस्तकें हैं उन्होंने इस आंदोलन के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1895 में उन्होंने जे ब्राउर के सहलेखन में स्टडीज इन हिस्ट्री लिखी तथा 1900 में डाई ट्राउमडिटोंग पुस्तक लिखी। मनोविश्लेषण पद्धति पर उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक 1938 में अंग्रेजी में अनुवादित होकर आउटलाइन ऑफ साइकोएनालिसिस के नाम से प्रकाशित हुई थी। यद्यपि फ्रायड का जो साहित्य बहुत बड़ा है, विस्तृत है, तथापि मनोविश्लेषण संबंधी इन पुस्तकों का जो योगदान है वह इस सिद्धांत की स्थापनाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं कि फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषण के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख विचार अभिव्यक्त किए गए। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उनका जो फ्रायड का सर्वप्रमुख सिद्धांत है वह है व्यक्तित्व निर्माण संबंधी अवधारणा। उन्होंने कहा है फ्रायड के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व का जो निर्माण है उसके शिल्पीकरण में 3 निकायों का बहुत अधिक योगदान है, जिसको उन्होंने नाम दिया है इद, आईडी, अहम, ईगो और अत्यहम अर्थात सुपर ईगो। इसके अंतर्गत वो जो ईद है उसे फ्रायड ने सुख सिद्धांत भी कहा है। ईद का उद्देश्य मनुष्य को कष्टकारक तनाव से मुक्त करना है, यानी जब कभी मनुष्य किसी भी सहज वृत्ति के आकर्षण के कारण कोई तनाव अनुभव करता है और तभी जो ईद है, आईडी है, उस वृत्ति की तुष्टि के लिए प्रयत्नशील हो जाती है और इसलिए फ्रायड ने इसे सुख सिद्धांत भी कहा है। अर्थात किसी कार्य को देखकर, किसी वस्तु को देखकर जो एक सहज वृत्ति आकर्षित होती है, सहज वृत्ति उत्पन्न होती है उसे प्राप्त करने की, जिसके कारण जो मनुष्य का मन है वो किसी तनाव का अनुभव करता है कि यह वस्तु मुझे शीघ्रता से प्राप्त हो, और जो इद नामक जो व्यक्तित्व की जो प्रवृत्ति है वह उसकी तुष्टि के लिए, उसके संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करती है। इसलिए फ्रायड ने इस व्यक्तित्व निर्माण के इस निकाय को उन्होंने इद का नाम दिया है और इसे सुख सिद्धांत भी कहा है। उसके पश्चात उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण में जो दूसरा निकाय लिया है वह है अहम, और फ्रायड ने इसे वास्तविक सिद्धांत के नाम से अभिहित किया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि अहम का जो प्रधान उद्देश्य है वह है इद की सहज वृत्तियों की जो पूर्ति है, और जो उसके लिए आवश्यक उपादान है वह बाह्य जगत से उन्हें प्राप्त करना अहम के अंतर्गत आता है। अर्थात अहम इद की जो प्रवृत्तियां हैं उसे वास्तविक रूप से परिपूर्ण करने में कार्यरत रहता है। उसके पश्चात उन्होंने कहा है अत्यहम, सुपर ईगो। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अत्यहम का निर्माण 2 उपतंत्रों के अधीन होता है। पहला है अहम आदर्श, जिसके अंतर्गत सामाजिक आदर्श, मूल्य, नीतिपरक मानक, सदाचार संबंधी प्रतिषेधों को उन्होंने गिना है। और दूसरा है इसके अंतर्गत विवेक, जिसे हम अंतःकरण का नाम भी दे सकते हैं। इस अत्यहम के जो नियामक तत्व हैं वह समाज में जो प्रचलित आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, इसलिए इस अत्यहम को पूर्णतावादी या आदर्शवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं।
ईद के अंतर्गत किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो कामना उत्पन्न हुई, अहम उसमें बाह्य योगदान देता है और अत्यहम उस पर इस प्रकार से प्रतिषेध लगाने का कार्य करता है। इस प्रतिषेध को उन्होंने फ्रायड ने दो भागों में बांटा है। पहला जिसे सामाजिक आदर्श, समाज की मान्यताएं, मूल्य, सदाचार संबंधी जो प्रतिषेध है, और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति का स्वयं का अंतःकरण है, जो स्वयं का उसका विवेक है, वह भी उस पर कुछ निषेध लगाता है। इसके पश्चात फ्रायड का हम बात करते हैं। फ्रायड के जो विचार हैं उनके अंतर्गत हम बात करते हैं कि उन्होंने माना है कि मन के जो 3 स्तर हैं उनकी बात कहते हैं। वह पहला मन के स्तर मानते हैं चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन। फ्रायड के मनोविश्लेषण संबंधी जो सिद्धांत है उसके प्रारंभ में ही उन्होंने अचेतन मन पर बहुत अधिक फोकस किया था और इसी क्रम में उन्होंने चेतन और अर्धचेतन को भी डिफाइन करने का प्रयत्न किया। उनकी धारणा है कि जो वृत्त्यात्मक ऊर्जा है, यानी जिसे हमने ईद से संबंधित किया था, सहज वृत्ति है, वृत्त्यात्मक ऊर्जा है, वह मुख्य रूप से अहम और अत्यहम से, ईगो और सुपर ईगो से जब अधिक प्रबल होती है, वह ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सहज वृत्ति, किसी वस्तु को देखने के पश्चात उसे प्राप्त करने की जो वृत्ति है वह अधिक प्रबल होती है। तो जो मन है, जो उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना कर रहा है, वह अपनी भावनाओं को शब्द देने में सफल हो जाता है और तब मन का यह स्तर चेतन स्तर कहलाता है। और जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा या जो सहज वृत्ति है वह अहम और अत्यहम से निर्बल होती है और उत्तेजित मन शब्दों से संबंध स्थापित नहीं कर पाता, तो जो भावनाएं हैं वह कुंठित होकर मन के इस स्तर पर पूंजीभूत हो जाती है, जिसे अचेतन मन कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपने मन के अनुकूल जो कार्य है, जो वृत्ति है, उसे शब्दबद्ध करने में या उसे पूर्ण करने में सफल होता है तो वह मन का स्तर चेतन है। लेकिन जब वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में सफल नहीं होता तो वह उसकी जो भावना है वह कुंठित होकर एक स्थान पर पूंजीभूत हो जाती है, जिसे उन्होंने अचेतन मन कहा है। और अर्धचेतन है वह अचेतन मन की प्रारंभिक अवस्था है, उसे उन्होंने अर्धचेतन नाम से अभिहित किया है। अहम में चेतन और अर्धचेतन मन का प्राधान्य होता है और ईद में जिसमें सहजात्मक वृत्तियां हैं वह पूर्ण हो जाती हैं, उसमें अचेतन मन का प्राधान्य उन्होंने माना है। इसके पश्चात हम देखते हैं फ्रायड के द्वारा जो दमन संबंधी अवधारणा है उसे अभिव्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि फ्रायड अचेतन मन की जो अभुक्त वासनाएं हैं अर्थात दमित इच्छाएं हैं, उसका मूल कारण वह भय को मानता है। फ्रायड कहते हैं कि जब अचेतन मन की जो अभुक्त वासनाएं और दमित इच्छाएं हैं, जो किसका प्रतिरूप है, ईद का ही प्रतिरूप है, अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोजती है, तब मन को 3 प्रकार की चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ये कौन कौन सी है? वस्तुनिष्ठ, स्नायविक और नैतिक। जिसे उन्होंने वस्तुनिष्ठ भय को उन्होंने वस्तुनिष्ठ, स्नायविक और नैतिक भय, इस प्रकार से 3 भय का नाम दिया है। और ये भय के रूप उन्होंने बताए हैं बाह्य भय, सामाजिक भय तथा नैतिक भय। दमित और ये जो अतृप्त वासनाएं हैं ये निरंतर अभिव्यक्ति का मार्ग खोजती रहती हैं और कभी कभी तो ये जो दमित वासनाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, अहम और अत्यहम जो इनको रोकने में अधीक्षक का कार्य करते हैं, उसका अतिक्रमण कर अत्यंत विरूप रूप से, असामाजिक रूप से भी अभिव्यक्ति पाने में सफल होती हैं और व्यक्ति को दुराचार और पाप कर्मों की ओर भी वह धकेलती हैं। फ्रायड की मान्यता है कि यही जो दमित वासनाएं हैं जब उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं तो साहित्य और कला का जो रूप है वह भी हमें इन्हीं में से प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई देता है। फ्रायड ने माना है कि वासनाओं का दमन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भयंकर है और जब वासनाएं या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में
किन किन रूपों में आता है उसे अब बताते हुए उन्होंने कहा है कि सामान्य जीवन में स्वप्न या भूलों के रूप में, और जब ये बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, ये जो सहजात्मक वृत्ति है ये तृप्त नहीं हो पाती, तो इसके अत्यधिक प्रबल होने पर हिस्टीरिया, अपराध भावना, दुराचरण आदि मानसिक रोगों के रूप में भी ये दिखाई देती है। और जब इन्हीं दमित वासनाओं का उदात्त रूप में अभिव्यक्तिकरण होता है, तब कला, साहित्य, धर्म इत्यादि की सृष्टि होती है। तो कुल मिलाकर साहित्य के क्षेत्र में इनका जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है फ्रायड का, वह यही मानता है कि इसके मुख्य कारण वासनाओं की अतृप्ति है, इच्छाओं की अतृप्ति है, इच्छाओं पर अंकुश है, जिसकी अभिव्यक्ति उदात्त रूप में कला और साहित्य के रूप में अभिव्यक्त होती है। अगला जो फ्रायड का सिद्धांत है, काम वृत्ति संबंधी जो अवधारणा है, वह फ्रायड के मनोविश्लेषण पद्धति का मूल आधार है। काम वृत्ति को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया है। इनकी मनोविश्लेषण की जो पद्धति है, इसका मूल आधार ही इस काम वृत्ति को वह मानते हैं। फ्रायड काम वृत्ति को जीवन की सर्वाधिक प्रबल शक्ति के रूप में देखते हैं और वह इसे लिबिडो के नाम से अभिहित करते हैं। समष्टित और व्यष्टित, समष्टि रूप से और व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के समस्त कार्यकलापों को फ्रायड लिबिडो की प्रेरणा से प्रेरित मानते हैं। और इसके साथ साथ वे मानते हैं कि काम वृत्ति का अहम और अत्यहम द्वारा दमन होता रहता है, और ये दमित काम वासनाएं अचेतन मन में केंद्रीभूत होती रहती है और समय समय पर ये नाना रूपों में अभिव्यक्त होती है। ये अभिव्यक्तियाँ कला, साहित्य, धर्म और संस्कृति के निर्माण की प्रधान और एकमात्र उपादान फ्रायड इसे मानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रायड का जो मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत है, उसका जो मूल आधार है वो काम वृत्ति संबंधी अवधारणा है, जिसके आधार पर वह व्यक्तित्व का निर्माण, मन के 3 स्तर और दमन संबंधी जो अवधारणा है उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। आगे हम फ्रायड के जो अनुयायी हैं, फ्रायड के जो शिष्य हैं, उनके द्वारा जो मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।